हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमें बात करनी है सिकल सेल एनीमिया पर। तो सिकल सेल एनीमिया की इटियोलॉजी, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसके कॉम्प्लिकेशन, इसके सिम्टम्स, इसका लैब डायग्नोसिस, इसका ट्रीटमेंट, ये सभी टॉपिक्स हम लोग इन डिटेल कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग विथ इटियोलॉजी। अब ये आपको पता है कि सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथी। अब हीमोग्लोबिनोपैथी दो प्रकार की हो सकती है। एक तो अगर हीमोग्लोबिन की क्वालिटी खराब हो जाए, और दूसरा क्या, अगर उसकी क्वांटिटी कम हो जाए। तो क्वांटिटी कम होना दैट इज थैलेसीमिया, और क्वालिटेटिव मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन की क्वालिटी खराब होना दैट इज अ सिकल सेल एनीमिया। अब इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, बीटा चेन, आप सभी को पता है हीमोग्लोबिन के अंदर दो चेन होते हैं, अल्फा चेन, बीटा चेन। अल्फा चेन जो होती है उसके बनने के लिए जो अलील्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 16 पर, और टोटल नंबर ऑफ 4 अलील्स होते हैं। ठीक है, और बीटा चेन बनने के लिए दो अलील्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। अब सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता क्या है, बीटा चेन का क्या होता है, बीटा चेन के 6th पोजीशन पर पॉइंट म्यूटेशन होता है, जिस वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन बनता है। अब ये जो वैलिन होता है इट इज़ अ हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक होने की वजह से ये लेस सोल्यूबल बन जाता है। कैसा बनता है, लेस सोल्यूबल बनता है। और लेस सोल्यूबल होने की वजह से नॉर्मली आरबीसी के अंदर कैसे होते हैं, ऐसे हीमोग्लोबिन इज स्कैटर्ड एवरीवेयर, लेकिन इसके अंदर हीमोग्लोबिन के क्लम्स बनना स्टार्ट होते हैं। जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन के क्लम्स बनना स्टार्ट होते हैं। अब इसी हीमोग्लोबिन जो कि क्लम्प होता है दैट इज कॉल्ड एज एचबीएस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एचबीएस। और दूसरा नॉर्मल हीमोग्लोबिन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एचबीए से, या फिर इसको हम सिंप्लीफाइड वे में ए से और एस से, ऐसे भी इसको हम लोग ये कर सकते हैं। समझ गए। अब देखो ये हो गया बेसिक इटियोलॉजी। अब इसका इनहेरिटेंस आपको पता होगा, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। अब ये डिफेक्ट मुझे बताओ, हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट है, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है, जिस वजह से डिफेक्ट इज इंट्राकॉर्पस्कुलर। अब पैथोजेनेसिस समझो, पैथोजेनेसिस में क्या होता है, अभी जो हीमोग्लोबिन क्लम्प बन रहा है, अब क्लम्प बनने की वजह से क्या करता है, इट डैमेजेस आरबीसी मेम्ब्रेन, और जैसे ही आरबीसी मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा वैसे ही आरबीसी का शेप कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिकल सेल शेप, सिकल शेप। तो ये सिकल शेप होता है, तो इस प्रकार से सिकल शेप के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज पैथोजेनेसिस। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि सिकलिंग, सिकलिंग मतलब क्या है, सिकल का फॉर्मेशन, उसको प्रोमोट करेंगे, और कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि क्या करेंगे, सिकल के फॉर्मेशन को रिड्यूस करेंगे। अब पहला फैक्टर समझो, अब अगर मान लो मेरे हीमोग्लोबिन के अंदर दोनों अलील्स म्यूटेट हो गए, दोनों अलील्स, मैंने क्या बताया था कि दो अलील्स होते हैं क्रोमोसोम नंबर 11 पर फॉर बीटा चेन। अब मान लो ये दोनों अलील्स यहाँ पर म्यूटेट हो गए, तो दोनों एचबीएस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो एबनॉर्मल था। और मान लो कि कोई एक अलील यहाँ पर म्यूटेट हो गया, दूसरा एज इट इज़ नॉर्मल है, तो उसमें डिफरेंस क्या होगा, पहला होगा सिकल सेल एनीमिया जिसमें हमें सिम्टम्स दिखेंगे, लेकिन ये जो दूसरा होगा दैट विल बी सिकल सेल ट्रेट, इसको ही हम लोग कैरियर स्टेट कहते हैं। अब इसके अंदर एक अलील म्यूटेट हो जाएगी, दूसरी एज इट इज़ रहेगी। अब इसी के बीच में और एक स्टेज आती है दैट इज HbSc। अब ये जो है इट इज़ इंटरमीडिएट स्टेट, ये सिकल सेल एनीमिया से लेस सीवियर होती है, बट इट इज़ मोर सीवियर एज कम्पेयर टू योर HbAs, यानी कि आपका जो ट्रेट है, कैरियर वाला स्टेट है, उससे ज़्यादा सीवियर होता है। समझ गए। ओके, अब मुझे आपको एक बात बतानी है कि यहाँ पर सिकल सेल रेटिनोपैथी के चांसेस कौन से सिकल सेल एनीमिया में ज़्यादा होंगे, कौन से इसमें ज़्यादा होंगे। सबसे ज़्यादा सिकल सेल रेटिनोपैथी। अब रेटिनोपैथी का मतलब क्या है, रेटिना की एबनॉर्मेलिटी, तो रेटिना की यहाँ पर पैथोलॉजी होना दैट इज़ रेटिनोपैथी। अब इसका रिस्क सबसे ज़्यादा होता है HbSs वालों में, उससे कम होता है HbSc वालों में, और लीस्ट रिस्क पे होते हैं हमारे कैरियर्स यानी कि HbAs वाले। समझ गए। ओके, तो सिकल सेल रेटिनोपैथी के चांसेस होते हैं। अब दूसरी चीज़ जो कि प्रोमोट करेगी सिकलिंग को दैट इज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल सी बात है, अगर कॉर्पस्कल के अंदर परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो प्रिसिपिटेट होने के चांसेस ज़्यादा है, और प्रिसिपिटेशन ज़्यादा होगा इसका मतलब दैट विल प्रोमोट सिकलिंग। समझ गए। दूसरा, अगर MCSC कम होगा तो वो क्या होगा, प्रिसिपिटेट लेस होगा, जिस वजह से सिकलिंग के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। अब एक बात मुझे आपको बतानी है, अल्फा थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है, मान लो किसी बंदे को क्या है, अल्फा थैलेसीमिया है प्लस HbS है। अब अल्फा थैलेसीमिया का मतलब क्या है, अल्फा थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है, बेसिकली अल्फा चेन नहीं बनती, अल्फा चेन नहीं बनती, और अल्फा चेन नहीं बनेगी जिस वजह से क्या हो जाएगा, MCSC क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल समझो, किसी बंदे को थैलेसीमिया है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम रहेगा, आरबीसी के अंदर क्या, हीमोग्लोबिन कम रहेगा, जिस वजह से मीन कॉर्पस्कुलर मतलब परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी कम रहेगा, जिस वजह से अगर किसी बंदे को अल्फा थैलेसीमिया है और अलॉन्ग विथ HbS है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर यहाँ पर सिकलिंग के चांसेस यहाँ पर कम है। समझ गए। ओके, अब लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, डीऑक्सीजनेटेड स्टेट। अब एक बात समझो कि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है इट प्रिसिपिटेट्स मोर, इसका जो प्रिसिपिटेट होता है इट प्रिसिपिटेट्स मोर, जिस वजह से क्या होता है, इट प्रोमोट सिकलिंग, इट प्रोमोट्स सिकलिंग। अब इसका सिंपल मतलब क्या है, डीऑक्सीजनेटेड स्टेट। मुझे बताओ कौन सा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है। यस,
वीनस ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड, तो वीनस ब्लड के अंदर सिकलिंग होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, समझ गए। तो वीनस ब्लड के अंदर सिकलिंग होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब एग्जैक्टली होता क्या है मैं आपको एकदम अच्छे से बताता हूँ। अब देखो हो क्या रहा था, बेसिकली हो क्या रहा था, पहले क्या हो रहा था, क्लम्स बन रहे थे आरबीसी के अंदर। क्लम्स बनने की वजह से क्या हो रहा था, आरबीसी के यहाँ पर क्या हो रही थी, मेम्ब्रेन डैमेज हो रही थी। आरबीसी के यहाँ पर क्या हो रही थी, मेम्ब्रेन डैमेज हो रही थी। किसके क्लम्स बन रहे थे, हीमोग्लोबिन के, जिस वजह से आरबीसी की मेम्ब्रेन डैमेज हो रही थी। अब डैमेज होने के बाद क्या होगा, कैल्शियम एंटर करेगा, कैल्शियम विल एंटर इनटू द आरबीसी एंड पोटेशियम एंड वाटर विल एग्जिट फ्रॉम द आरबीसी। अब इसके बाद क्या होगा, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिकल सेल शेप, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिकल सेल शेप। अब ये मैंने आपको क्या बताया, सिकल सेल जो होते हैं इट मोस्टली फॉर्म्स, मतलब सबसे ज़्यादा किस में बनते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर होते हैं, वेन्स के अंदर। तो वेन्स के अंदर क्या बनेंगे, सिकल सेल आरबीसी। अब ये वेन्स क्या करेंगे, दे विल गो टू योर लंग्स, लंग्स के अंदर जाकर क्या हो जाएगा, द ब्लड विल गेट ऑक्सीजनेटेड। अब जैसे ही ब्लड ऑक्सीजनेटेड मिल जाएगा, मतलब सिकल वाले को अगर O2 मिल गया, सिकल सेल को अगर ऑक्सीजन मिल गया, तो फिर से जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल। ये बात समझो कि ये सिकल तो बन रहा था, लेकिन लंग्स के अंदर जैसे इसको ऑक्सीजन मिल गया तो ब्लड विल बिकम ऑक्सीजनेटेड। और मैंने आपको पहले बताया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल रिड्यूस सिकलिंग। अब सिकलिंग यहाँ पर कम हो गई तो हमारे पास फिर से नॉर्मल आरबीसी आ गए। अब ये क्या होता है, रिपीट होती है, साइकिल कई बार रिपीट होती है। अब यहाँ से यहाँ तक तो बेसिकली ये क्या था, इट इज़ रिवर्सिबल। यहाँ से यहाँ तक क्या था, इट इज़ रिवर्सिबल। लेकिन अब ये क्या होता है, कई बार साइकिल रिपीट हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, इरिवर्सिबल डैमेज बन जाता है, इरिवर्सिबल डैमेज बनता है। अब इरिवर्सिबल डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि ये आरबीसी जो है ये क्या हो जाती है, इट गेट स्टक। आरबीसी जो है इट गेट स्टक, कहाँ पे स्टक होती है, इन स्प्लीन। स्प्लीन के अंदर क्या हो जाती है, आरबीसी स्टक हो जाती है। और स्प्लीन के अंदर क्या हो जाता है, इस आरबीसी का हीमोलाइसिस होता है। अब मुझे बताओ स्प्लीन के अंदर, तो ये वेसल के अंदर हो रहा है या वेसल के बाहर हो रहा है, हाँ तो ये वेसल के बाहर हो रहा है। तो स्प्लीन के अंदर अगर हीमोलाइसिस हो रहा है दैट इज एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलाइसिस। तो सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलाइसिस। एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलाइसिस क्या क्या हुआ, हीमोग्लोबिन क्लम्प बने, आरबीसी की मेम्ब्रेन डैमेज हुई, सिकल सेल बन गए। अब सिकल सेल काय में बने, वेंस के अंदर, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। जैसे लंग्स में जाकर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा वैसे ये फिर से रिवर्सिबल हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो रहा था, इरिवर्सिबली डैमेज हो रहा था, जिस वजह से आरबीसी स्टक हो रहे थे स्प्लीन में। और ये किसका एग्जांपल है, एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलाइसिस का। अब मेन कंसर्न, सबसे ज़्यादा सिकल सेल एनीमिया में दिक्कत क्या होती है कि ये जो रिवर्सिबल सिकल आरबीसी है, ये जो रिवर्सिबल सिकल आरबीसी है, आरबीसी जो कि वापस नॉर्मल शेप में आ रहे थे, लेकिन ये जो रिवर्सिबल वाले होते हैं ना, दे आर एक्सट्रीमली स्टिकी, एक्सट्रीमली स्टिकी। अब ये स्टिकी होते हैं बहुत ज़्यादा, इस वजह से क्या होता है, ये हमारे मान लो ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल के अंदर ये सिकल, सारे के सारे सिकल जो है दे विल स्टिक टुगेदर विथ ईच अदर, और जिस वजह से क्या हो जाएगा, वैजो ऑक्लूसिव क्राइसिस। वैजो ऑक्लूसिव क्राइसिस, इसका मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि यहाँ पर ब्लड वेसल के अंदर ऑक्लूजन हो रहा है। तो मेन कंसर्न आपके लिए क्या है सिकल सेल एनीमिया का, दैट इज अ वैजो ऑक्लूसिव क्राइसिस। अब वैजो ऑक्लूसिव क्राइसिस की वजह से सिकल सेल एनीमिया के अंदर कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, अब ये सिम्टम्स जब भी आप देखते हो तो आपको ऐसा समझ में ही नहीं आएगा कि ये सिकल सेल एनीमिया का, क्योंकि एकदम इररिलेवेंट लगता है। अब जैसे मान लो इसके अंदर सिम्टम क्या है, डैक्टाइलाइटिस। इसका मतलब क्या होता है कि फिंगर्स को क्या होता है, यहाँ पर फिंगर्स में पेन होता है और इन्फ्लेमेशन होता है। अब किसी के फिंगर में पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कौन मतलब इतना आसान नहीं है ना समझना कि उसको सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर लेग अल्सर्स बनते हैं। अब लेग अल्सर्स कैसे होते हैं, नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं, नॉन हीलिंग लेग अल्सर्स, दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिकल सेल एनीमिया। लेकिन नॉन हीलिंग लेग अल्सर्स आर ऑल्सो सीन इन डायबिटीज मलाइटस। तो डायबिटीज मलाइटस के अंदर नॉन हीलिंग लेग अल्सर्स का होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी एज कंपेयर टू सिकल सेल एनीमिया। तो जब भी आपको नॉन हीलिंग लेग अल्सर्स दिख रहे हैं, पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो है डायबिटीज़, और बाद में सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तीसरा क्या सिम्टम आएगा, दैट इज प्रियापिज्म। प्रियापिज्म का मतलब क्या होता है, पेनफुल इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो पेनिस का यहाँ पर इरेक्शन पेनफुल होता है, पेनफुल इरेक्शन ऑफ पेनिस, ये भी एक सिम्टम होता है। और क्या होता है, स्प्लीन के अंदर बेसिकली क्या होता है, अब ये समझो होता क्या है। अब ये सिकल सेल क्या कर रहे हैं, वैजो ऑक्लूजन कर रहे हैं, जिस वजह से क्या होता है, ओवर द टाइम क्या होता है स्प्लीन के अंदर, ओवर द टाइम स्प्लीन के अंदर यहाँ पर इन्फाक्ट टाइनी फोकस बनते हैं। इन्फाक्ट क्या बनते हैं, छोटे इन्फाक्ट बनते हैं, टाइनी इन्फाक्ट्स बनते हैं। और ये क्या हो जाता है, फिर इन्फाक्ट बन रहा है मतलब डेड टिश्यू बन रहा है, और कुछ सालों के बाद जैसे ये प्रॉब्लम चलती रहेगी तो स्प्लीन क्या होती है, स्प्लीन की साइज कम होना शुरू होती है। तो दैट इज ऑटो स्प्लिनेक्टोमी,
तो स्प्लीन की साइज यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो स्प्लीन कुछ सालों बाद गायब ही हो जाएगी, तो ऑटो स्प्लीनेक्टोमी हो जाएगा, ठीक है। तो दिस आर योर सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया। अब सीबीसी फाइंडिंग्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया, सीबीसी के अंदर सिंपल बात है, हीमोग्लोबिन यहाँ पर कम दिखेगा। अब पेरिफेरल स्मीयर फाइंडिंग, पेरिफेरल स्मीयर बहुत सिंपल है, क्या दिखेंगे हमें, सिकल, पेरिफेरल स्मीयर में हमें क्या दिखेंगे, सिकल सेल्स, सिकल सेल्स दिखेंगे। दूसरा, इसके अंदर वी कैन ऑल्सो फाइंड स्पिरोसाइट्स, इसके अंदर हमें स्पिरोसाइट्स भी दिख सकते हैं। ऑल्सो इसके अंदर हमें टारगेट सेल्स भी दिख सकते हैं। अब स्पिरोसाइट क्या है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। अब टारगेट सेल क्या होते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं, कुछ ऐसे सेल्स, जैसे वो टारगेट होता है ना जिसमें निशाना लगाते हैं, तो उस प्रकार के कुछ सेल्स दिखते हैं। ये मान लो, देखो ये दिख रहा है यहाँ पर टारगेट सेल, देखो टारगेट सेल दिख रहा है। तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर सिकल सेल्स दिखेंगे। तो ये देखो, ये सिकल सेल है, ये क्या है, दिस इज योर सिकल सेल, राइट। और ये देखो, ये टारगेट सेल, तो टारगेट सेल भी दिख सकती है, सिकल सेल, लेकिन मोस्टली क्या दिखेगा आपको, सिकल सेल। और टारगेट सेल मोस्टली हमें थैलेसीमिया में दिखते हैं, किस में दिखते हैं, थैलेसीमिया। लेकिन आपको याद क्या रखना है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर भी टारगेट सेल हमें दिख सकते हैं। सो दिस आर योर पेरिफेरल स्मीयर फाइंडिंग्स। अब इन्वेस्टिगेशंस, अब हम लोग इन्वेस्टिगेशंस क्या करते हैं लैब के अंदर। पहला इन्वेस्टिगेशन है सिकलिंग टेस्ट। अब सिकलिंग टेस्ट का सिंपल मतलब क्या है, हम लोग क्या करते हैं, सिकलिंग टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। ब्लड होता है, मान लो हमने क्या किया, ब्लड के ड्रॉप को हमने स्लाइड पे डाला। अब स्लाइड पे डालने के बाद हम उसके अंदर एक सॉल्यूशन डालते हैं, दैट इज क्या डालते हैं, सोडियम मेटा बाय सल्फाइड। क्या डालते हैं, सोडियम बेटा बाय सल्फाइड, मेटा बाय सल्फाइड। अब ये सोडियम मेटा बाय सल्फाइड क्या करता है, इट एक्सट्रैक्ट्स ऑल द ऑक्सीजन फ्रॉम द स्लाइड। ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है सारा का सारा ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर जाएगा। मान लो कि मेरे पास स्लाइड है, ये क्या स्लाइड, इसके अंदर मैंने क्या डाला, ब्लड ड्रॉप डाला, इसके अंदर फिर मैंने क्या डाला, ये आपका सोडियम मेटाबाइसल्फाइड डाला, और इसको बाद में मैं क्या कर देता हूँ, कवर स्लिप से यहाँ पर कवर कर देता हूँ, अब ये जो मेटाबाइसल्फाइड है, ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या, कौन सी स्टेट आएगी यहाँ पर, डीऑक्सीजनेटेड स्टेट आएगी। और जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड स्टेट आएगी, मुझे बताओ सिकलिंग होगा, मतलब सिकल सेल्स बनना चालू हो जाएगा, SICKLE, सिकल सेल बनना स्टार्ट हो जाएगा। और इसको हम लोग कैसे कहते हैं कि मान लो हाफ आवर के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन करते हैं। और अगर हाफ आवर के बाद PS के अंदर अगर हमें 80% से ज़्यादा अगर सिकल सेल दिखे, तो हो सकता है कि इसको सिकल सेल ट्रेट हो या फिर सिकल सेल एनीमिया हो, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ कन्फर्मेटरी टेस्ट, लेकिन हम बस इसको कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा एक आइडिया लगे कि बंदे को सिकल सेल है, समझ गए। तो ये होता है सिकलिंग टेस्ट, समझ गए, ओके। अगला इंपॉर्टेंट टेस्ट है, दैट इज HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब HB इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, हीमोग्लोबिन के मैंने आपको अभी अलग अलग टाइप्स बताए, जैसे कि कौन से टाइप्स बताए मैंने आपको, HbA बताया नॉर्मल, HbS बताया था, राइट, HbS बताया था, और क्या बताया था, HbF। अब HbF याद रखना, इट इज़ अ फीटल हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है, फीटल हीमोग्लोबिन, इट इज़ अ फीटल हीमोग्लोबिन। और क्या प्रकार हो सकते हैं, ओके तो इतने हमारे पास प्रकार हो सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, HB का इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको पता है कैथोड एनोड होता है, जिसमें हम लोग हीमोग्लोबिन को छोड़ देंगे तो अलग अलग स्पीड से ये लोग रन करेंगे। तो अब हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हमें कैसे डायग्नोस करना है, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत आसान ट्रिक है। पहली चीज़, इसको डायग्नोस करने के लिए ये समझो कि आपको हमेशा कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आपको एक ऐसा सैंपल, नॉर्मल सैंपल होना चाहिए जिसको हम लोग एक एज अ रेफरेंस ले सके। तो हमारे पास मान लो ये क्या है, दिस इज़ अ नॉर्मल सैंपल, ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल सैंपल। ये जो दिख रहा है फर्स्ट वाला, दिस इज नॉर्मल यानी कि दिस इज कंट्रोल, ये क्या होता है, कंट्रोल। और बाकी जो भी होंगे वी विल कंपेयर विद द नॉर्मल। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, कि आपको कंपेयर करते वक्त पहली चीज़, कभी भी अगर आपको HbA2 एलिवेटेड दिखा, तो आपको सोचना क्या है कि इट माइट बी थैलेसीमिया, इट माइट बी थैलासेमिया। अब ये हम लोग इन डिटेल थैलेसीमिया में देखेंगे, लेकिन अभी समझ लो इट माइट बी थैलासेमिया। HbA2 ज़्यादा दिखा तो इट माइट बी थैलेसीमिया। और तीसरी चीज़ क्या याद रखो, HbF ज़्यादा दिखा तो इसका मतलब क्या समझना है आपको कि इट माइट बी सीवियर एनीमिया, तो इट माइट बी सीवियर हीमोलिटिक एनीमिया। तो HbF अगर आपको ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि फीटल हीमोग्लोबिन आपको ज़्यादा दिख रहा है, तो इट माइट बी सीवियर हीमोलाइटिक एनीमिया। अब इसको अभी तक समझा नहीं होगा, अब हम लोग डायग्राम्स देखेंगे। देखो पहले तो हमने क्या लिया, कंट्रोल। अब इसको कैसे डायग्नोस करना है, ट्रिक लगाओ, हाँ, एक एक चीज़ पे ट्रिक लगाओ। अब दूसरा सैंपल हमारे पास ये है। अब इसमें देखो नॉर्मली क्या डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर HbA दिख रहा है मुझे, और यहाँ पर HbA2 थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है मुझे, सोचो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, HbA दिख रहा है और HbA
A2 दिख रहा है, मैंने क्या कहा था, अगर आपको A2 दिख रहा है तो A2 किस में ज़्यादा दिखता है, यस A2 किस में ज़्यादा दिखता है, थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया में A2 ज़्यादा दिखता है, फिर आपको क्या देखना है कि HbF देखना है। अब HbF देखो, HbF यहाँ पर एलिवेटेड दिख रहा है क्या, नहीं। और मैंने क्या बताया कि HbF अगर ज़्यादा एलिवेटेड होगा तो दैट विल बी सीवियर। अब सीवियर मतलब क्या होता है, दैट इज थैलेसीमिया मेजर। सीवियर क्या होता है, थैलेसीमिया मेजर। अब मुझे बताओ यहाँ पर HbF नॉर्मल है तो इस वजह से इसका डायग्नोसिस क्या निकल गया, थैलेसीमिया माइनर। समझ गए। अगला देखो, ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या दिख रहा है मुझे, इसमें सबसे पहले तो HbA2 तो ज़्यादा दिख रहा है, HbA2 ज़्यादा दिख रहा है, और क्या दिख रहा है मुझे, HbF भी ज़्यादा दिख रहा है। अब HbA2 से हमें क्या पता चला कि भाई इसको थैलेसीमिया है, और दूसरा HbF भी ज़्यादा है। मैंने क्या बताया, HbF कभी भी आपको ज़्यादा दिखेगा तो इसका मतलब क्या है, सीवियरिटी ज़्यादा है। अब सीवियरिटी किस में ज़्यादा होती है, थैलेसीमिया माइनर या मेजर, यस, तो इसका डायग्नोसिस क्या हो जाएगा, थैलेसीमिया मेजर। समझ गए, ओके। अगला देखो, अब अगले वाले के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, HbS दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, HbA दिख रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर मुझे नॉर्मल एक एलील नॉर्मल दिख रही है और एक एलील मुझे अफेक्टेड दिख रही है तो दिस इज कैरियर स्टेट। कैरियर स्टेट मतलब क्या होता है, सिकल सेल ट्रेट, बराबर। तो इसका डायग्नोसिस क्या आ गया, सिकल सेल ट्रेट। समझ गए। अगला देखो, अगले वाले के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो मुझे क्या दिख रहा है, HbS तो ज़्यादा दिख रहा है, और यहाँ पर मुझे HbF भी ज़्यादा दिख रहा है। अब कभी भी मैंने क्या बताया, HbF ज़्यादा होगा तो इसको आप लोग क्या समझोगे कि सीवियर डिसीज है। अब मुझे बताओ, सिकल सेल ट्रेट से ज़्यादा सिकल सेल एनीमिया सीवियर होता है, बराबर। तो इसका डायग्नोसिस क्या हो गया, इट इज़ सिकल सेल एनीमिया। समझ गए सब लोग। तो इस वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरप्रिट कर सकते हैं HB इलेक्ट्रोफोरेसिस को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ एक ट्रिक लगानी जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब इसका हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, अ चाइल्ड प्रेजेंट्स विथ रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, एब्डोमिनल पेन, देयर इज हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन पास्ट, ऑन एग्जामिनेशन ही हैड इक्टेरस, माइल्ड स्प्लीनोमेगैली, इलेक्ट्रोफोरेसिस शोज इंक्रीज्ड HbF, क्या दिख रहा है, इंक्रीज्ड HbF। देखो HbF ज़्यादा है, सोचो एक एक चीज़ को सोचो, HbF ज़्यादा किस में होता है, मतलब सीवियर है, डिसीज ज़्यादा सीवियर है। दूसरा S का स्पाइक है, S का क्या है, स्पाइक है। अब S का अगर स्पाइक है तो इसका मतलब डायग्नोस करो कि एक तो सीवियर है और S का स्पाइक है, मतलब ये क्या डायग्नोस हो गया हमारे पास, इट इज़ अ सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, दोनों अलील्स यहाँ पर म्यूटेट होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, HbSS। तो यह हमारा आंसर हो गया। समझ गए। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया तो, ठीक है। अब तीसरा जो है इन्वेस्टिगेशन, दैट इज HPLC। HPLC का सिंपल मतलब क्या होता है, HPLC में क्या होता है, इट इज़ अ मॉडिफाइड टेक्निक, ठीक है, इट इज़ अ मॉडिफाइड टेक्निक। अब HPLC के अंदर इसका फुल फॉर्म पहले समझो कि इट इज़ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ अ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और एक बात याद रखना कि इट इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ये क्या होता है, इट इज़ अ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। HPLC के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि इट इज़ अ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर सिकल सेल एनीमिया। अब ये क्रोमेटोग्राफी होती है और ये क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। अब सिकल सेल एनीमिया का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, ध्यान से समझो। कॉम्प्लिकेशन कैन बी एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, जो कि रेयर कॉम्प्लिकेशन है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब मैंने क्या बताया, सिकल सेल एनीमिया क्या था, सिकल सेल एनीमिया वाज अ वैजो ऑक्लूसिव क्राइसिस। वैजो ऑक्लूसिव, अब मान लो कि वैजो ऑक्लूसिव में क्या हो गया, पल्मोनरी, जो हमारे पल्मोनरी कैपिलरीज है, पल्मोनरी कैपिलरीज अगर ये ऑक्लूड हो गए, ये क्या हो गए, ऑक्लूड हो गए, तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंग इन्फार्क्ट बनेगा, बराबर। लंग का क्या बनेगा, इन्फार्क्ट बनेगा। अब सोचो लंग का इन्फार्क्ट बन रहा है तो सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, यस, चेस्ट पेन होगा बंदे को, चेस्ट पेन होगा, फिर सांस लेने में दिक्कत होगी, डिस्निया होगा, फिर स्वेट्स होंगे, ठीक है। अब ये कभी भी आपको दिखा तो आपके दिमाग में पहली चीज सिकल सेल एनीमिया नहीं आनी चाहिए, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बताओ ये सिम्टम्स किस में दिखते हैं, फटाफट बताओ। ये सिम्टम्स हमें दिखते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। तो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस यहाँ पर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकता है, उससे कम यहाँ पर चांसेस है कि सिकल सेल एनीमिया यहाँ पर हो सकता है। समझ गए, ओके। अब ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया। अब ट्रीटमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं सिकल सेल एनीमिया की, सिंपल बात है, सिकल सेल एनीमिया है तो उसको क्या कर लो, मुझे बताओ, सिकलिंग सबसे ज़्यादा किस में हो रही थी, सिकलिंग सबसे ज़्यादा किस में हो रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग ऑक्सीजन दे सकते हैं, ऑक्सीजन SpO2 दे सकते हैं हम लोग, समझ गए, SpO2 हाई ऑक्सीजन सप्लाई, तो ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और एक चीज़ याद रखनी है आपको कि हम लोग हाइड्रोक्सी यूरिया दे सकते हैं। अब हाइड्रोक्सी यूरिया क्या होता है, हाइड्रोक्सी यूरिया जैसे ही हम देते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया तो HbF के लेवल्स यहाँ पर एलिवेट होते हैं। अब HbF, आपको एक बात याद रखनी है कि इट इज़ अ फीटल हीमोग्लोबिन, तो HbF लेवल जब भी एलिवेट होंगे तब HbF आपको पता है इट इज़ अल्फा टू गामा टू। अब ये जो गामा होता है, ये गामा जो होता है इट हैज़
मोर एफिनिटी, इसके पास क्या होती है, इट हैज़ मोर एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, मोर एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को पकड़ के रखेगा, राइट। और जैसे ही ऑक्सीजन को पकड़ कर रखेगा तो सिकलिंग विल रिड्यूस, समझ गए। तो हाइड्रोक्सी यूरिया हम लोग दे सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा मतलब एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन मतलब पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको नया ब्लड दे सकते हैं। वी कैन गिव न्यू ब्लड टू द पेशेंट, समझ गए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सिकल सेल एनीमिया। थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ओके बाय।